वेरी वेल वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द रिसेप्टर गुआनिल साइक्लेज रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेज और रिसेप्टर सीरीन थ्रेओनिन काइनेज और साइटोकाइन रिसेप्टर। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है सेकेंड यूनिट का। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर गुआनिल साइक्लेज के बारे में। तो आपको नाम से पता चल रहा है गुआनिल साइक्लेज, तो आपने ऐसा कुछ नाम पहले भी सुना होगा, दैट इज़ द एडेनिल साइक्लेज। तो वैसे ही ये गुआनिल साइक्लेज रहता है। सो ये गुआनिल साइक्लेज जो रिसेप्टर है उसका काम क्या है, वो मेनली जीटीपी का कन्वर्शन साइक्लिक जीएमपी में करता है। सेम टू सेम द एडिनाइलेट साइक्लेज की तरह एडिनाइलेट साइक्लेज क्या कर रहा था, एटीपी का कन्वर्शन एएमपी में से इसी एएमपी में। ठीक है, किसका, ये एडिनाइलेट साइक्लेज का काम था, एसी का। ये गुआनिल साइक्लेज का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम गुआनिल साइक्लेज की बात कर रहे हैं, सो दैट इज़ द रिसेप्टर गुआनिल साइक्लेज, जो मेनली किसके साथ बाइंड होता है, हमारे एक्स्ट्रा जो रिसेप्टर है उसके साथ, या रिसेप्टर में ही वो क्वालिटी रहती है कि वो गुआनिल को जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, सो द पेप्टाइड लिगेंड्स बाइंड टू रिसेप्टर हुज साइटोसोलिक डोमेन्स आर साइक्लेसेस। ठीक है, तो इस रिसेप्टर गुआनिल साइक्लेस में क्या रहता है, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसका जो साइटोसोलिक डोमेन है, सो इट एक्ट एज एन एंजाइम दैट इज गुआनिल साइक्लेस। तो वो गुआनिल साइक्लेस की तरह काम करता है इसका, जो जैसे कि हमने रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में देखा था, वो टायरोसिन काइनेज की तरह काम कर रहा था, मीन्स टायरोसिन अमाइनो एसिड को फॉस्फाइलेट कर रहा था। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो एंजाइम है उसका जो साइटोसोलिक डोमेन है वो जीटीपी का कन्वर्शन साइक्लिक जीएमपी में कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम गुआनिल साइक्लेस की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्मिक गुआनिल साइक्लेज भी रहते हैं जो जीटीपी का कन्वर्शन साइक्लिक जीएमपी में करते हैं, और रिसेप्टर गुआनिल साइक्लेज भी रहते हैं जो जिनका जो एक्टिविटी है वो रिसेप्टर में ही वो गुआनिल साइक्लेज एक्टिविटी रहती है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। तो 1971 में स्विट्जरलैंड जो साइंटिस्ट था, इट रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर दैट इज कैम्प। तो 1971 में स्विट्जरलैंड को कैम्प डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। जो साइक्लिक जीएमपी था वो स्टिल एज ए मिस्ट्री था, इवन दो साइक्लिक जीएमपी हैड बीन आइसोलेटेड फ्रॉम रैट यूरिन इन 1963। ठीक है, 1963 में साइक्लिक जीएमपी को रैट यूरिन में डिस्कवर करने के बावजूद भी स्टिल साइक्लिक जीएमपी एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर, वो एक मिस्ट्री थी कि वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है कि नहीं, वो एक मिस्ट्री थी। सो तो उसके बाद ये जो साइक्लिक जीएमपी है वो कुछ सालों के बाद, कुछ सालों के बाद इसका डिस्कवरी हुआ। ठीक है, जो इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है और जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी फॉर्म करता है। द लेवल्स ऑफ साइक्लिक जीएमपी आर रेगुलेटेड बाय सिंथेसिस बाय गुआनिल साइक्लेज extrusion from the cell and or by degradation of the phosphodiesterase। ठीक है, तो या तो जो ये साइक्लिक जीएमपी है वो गुआनिल साइक्लेज इसको फॉर्म करेगा, या जब फोस्फोडाइस्टरेज एक एंजाइम है जो साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फोस्फोडाइस्टरेज, तो जब इसका लेवल कम हो जाएगा तो वहाँ पे साइक्लिक जीएमपी फॉर्म होगा, या जीटीपी का कन्वर्शन करेगा कौन,
ये जो रिसेप्टर है रिसेप्टर गुआनिल साइक्लेज, तब वहाँ पे साइक्लिक जीएमपी फॉर्म होगा। ओके, सो मेनली दो क्लासेस है गुआनिल साइक्लेज के, एक रिसेप्टर की तरह काम करता है और एक मेनली प्रेजेंट रहता है आपके साइटोप्लाज्म में, एक मेम्ब्रेन के साथ बाउंड रहता है और और रिसेप्टर की तरह काम करता है, और दूसरा फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो रहता है, और वो जितने भी गुआनिल जीटीपी है उनको साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है। ओके, सो जो टू फॉर्म्स है गुआनिल साइक्लेज के, दैट इज द वन, दोनों पॉलीपेप्टाइड से फॉर्म हुए हैं, बट उनका जो साइज है वो डिफरेंट है और उनका जो बायोकेमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। तो अगर हम बात करेंगे इस रिसेप्टर गुआनिल साइक्लेज की, ठीक है, उसका अगर हम डायग्राम की बात करेंगे, सो एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन रहता है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रहता है और एक इंट्रासेलुलर डोमेन रहता है। सो दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, देन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है, देन एक काइनेस होमोलॉजी डोमेन इसमें प्रेजेंट रहता है, तो मैं अभी वो डिस्कस करूँगा आपको। और फाइनली जो आपका काइनेस डोमेन है, दैट इज़ द साइक्लेज डोमेन, वो नीचे प्रेजेंट रहता है। तो ये भी क्या फॉर्म करते हैं, डाइमर फॉर्म करते हैं, देन उसके बाद वो अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। सो दिस इज द काइनेज homology domain, this is the transmembrane domain, this is the extracellular domain, and यहाँ पे जो पार्ट है, this will converts the GTP into cyclic GMP। तो ये जो साइक्लेज डोमेन है, cyclase domain, this will convert the GTP into cyclic GMP, these are the linkers। तो ये स्ट्रक्चर रहता है किसका, जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड या जो रिसेप्टर गुआनिल साइक्लेज है उसका। तो अगर हम बात करेंगे मेनली जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड गुआनिल साइक्लेज है, जो रिसेप्टर गुआनिल साइक्लेज है, सो इसके 7 क्लासेस हैं इसी मेम्ब्रेन एसोसिएटेड गुआनिल साइक्लेज के या रिसेप्टर एसोसिएटेड गुआनिल साइक्लेज के, जिसमें GCA, GCB, GCC, GCD, ठीक है, देन GCE, देन GCF, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एंड GCG। तो ये 7 मेंबर्स हैं इस रिसेप्टर गुआनिल साइक्लेज के। तो जो GCA, GCB और GCC, GCD और GCC है, एंड जो GCS, GCE एंड GCF है, दीज आर द रेटिनल गुआनिल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो ये मेनली रेटिना में प्रेजेंट रहता है, दीज आर द रेटिनल गुआनिल साइक्लेज, जो रेटिना की जो सेल्स है उसमें प्रेजेंट है। तो ऑल जितने भी रिसेप्टर गुआनिल साइक्लेज है वो सब एक ही कॉमन जो डोमेन है, वो डोमेन ऑर्गेनाइजेशन है, वो शेयर करते हैं, दैट इज ए सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन। ओके, दे हैव एन एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, and the amino acid sequence of which is poorly conserved across the different classes, thereby imparting ligand specificity, ठीक है। सो जो एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है उसमें क्या है, अमीनो एसिड सीक्वेंस है जो पुअरली कंजर्व्ड है अक्रॉस द डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। तो जिससे वो लोग क्या करते हैं, लिगेंड स्पेसिफिसिटी, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्पेसिफिसिटी इसमें नहीं रहे, क्योंकि जो ये कंजर्व सीक्वेंस है वो पुअरली डेवलप्ड है। ओके, तो उनकी कंजर्विटी बहुत ही कम है, जितना कंजर्व होगा सीक्वेंसेस उतना लिगेंड स्पेसिफिसिटी होगा, ठीक है। जितना वो लो कंजर्व होगा तो उतना उसकी स्पेसिफिसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी।
सो उसके बाद ये हो गया एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन और ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। उसके बाद एक इंट्रासेलुलर डोमेन रहता है विच इज़ फॉलोड बाय द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। सो दो ये जो पार्ट है दिस इज द इंट्रासेलुलर डोमेन। द इंट्रासेलुलर डोमेन इज comprised of a juxtamembrane domain followed by a regulatory kinase homology domain। ठीक है, तो ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है इट इज फॉलोड बाय ए juxtacrine डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे अब दिख रहा है juxtamembrane डोमेन जस्ट बिसाइड द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन को टच कर रहा है दैट इज अ juxtamembrane। तो juxtamembrane डोमेन है, उसके नीचे और एक डोमेन है जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेज होमोलॉजी डोमेन बोलते हैं, विच बाइंड्स टू एटीपी। जो किसके साथ बाइंड होता है, एटीपी के साथ। सो फॉलोइंग द काइनेज होमोलॉजी डोमेन, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जब आपको याद रहे। ठीक है, तो उसके बाद एक डोमेन है दैट इज द मेनली हमारा guanyl cyclase डोमेन। सो दिस इज द guanyl cyclase डोमेन कनेक्टेड विद द काइनेज होमोलॉजी डोमेन बाय ए लिंकर region। ठीक है, so ligand binding to the extracellular domain result in receptor activation and increase production of cyclic GMP in the cell। तो जैसे यहाँ पे ligand bind होगा तो उससे क्या होगा, ये जो हमारा रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो वहाँ से जीटीपी का कन्वर्शन होगा किसमें, साइक्लिक जीएमपी में। एंड देन जो साइक्लिक जीएमपी है उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके तो अगर हम बात करेंगे रिसेप्टर guanyl cyclase की, तो उसमें एक फैमिली, एक मेंबर आता है दैट इज द नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड फैमिली रिसेप्टर। ठीक है, द नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड मीन्स ये जो नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड है उसके साथ बाइंड होता है, इसीलिए इसको नेट्रीयूरेटिक फैमिली रिसेप्टर्स में रखा गया है। ठीक है, जो हमने पहले 7 बताए उसी में से है दो इस नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सो दीज कंप्राइजेस 3 रिसेप्टर्स नेमली नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड रिसेप्टर ए बी सी। ठीक है, तो इसके अंदर 3 रिसेप्टर्स आते हैं दैट इज द ए बी एंड सी। नेट्रीयूरेटिक रिसेप्टर ए, नेट्रीयूरेटिक रिसेप्टर बी और नेट्रीयूरेटिक रिसेप्टर सी। ओके, so the ligands for this receptor are natriuretic peptide that is the arterial natriuretic peptide। तो इनके लिए जो ligands हैं they are the arterial natriuretic peptide। ठीक है, then brain natriuretic peptide BNP and C-type natriuretic peptide। So these peptides binds to this family that is the NRA, NRB and NRC that is the natriuretic receptors family A, family B, member A, member B and member C। तो हम देखेंगे ये करके। तो अगर हम नेट्रीयूरेटिक फैक्टर ए की बात करेंगे, नेट्रीयूरेटिक फैक्टर ए जिसको हम guanyl cyclase ए मेम्बर बोलते हैं, guanyl cyclase ए रिसेप्टर भी इसको बोलते हैं। सो दिस receptor is encoded by the mammalian cDNA and it was identified using the gene sequence of the sea urchin, particularly guanyl cyclase receptor, as a probe to screen the complementary DNA library। Okay, so NPRA preferentially binds ANP and BNP। So NPR is found in the heart, kidney, adrenal cortex and vasculature। तो ये जो NPRA है वो बाइंड होता है किसके साथ, दैट इज द आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर के साथ और ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड या फैक्टर के साथ बाइंड होता है। और मेनली ये जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट, किडनी, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलेचर्स।
ठीक है, जो वेसल्स है उसमें। तो मेनली ये जो रिसेप्टर्स है वो क्या फंक्शन करते हैं, दे वेसोडाइलेट and natriuresis are the most commonly studied aspect of signaling by the NPR and GCA. And natriuresis, तो ये फिनोमिनन मेनली स्टडी करने को मिलता है जब हम नेट्रियूरेटिक रिसेप्टर की बात करते हैं। तो अब इस वेसोडाइलेशन और नेट्रियूरेसिस से क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट, दैट इज रिलैक्सिंग द हार्ट मसल्स। हाइपरट्रॉफी, तो ये हाइपरट्रॉफी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, होने नहीं देता है, जिसकी वजह से जो हार्ट है, जो वस्कुलेचर मसल्स है या वेस्कुलर मस्कुलेचर है, वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हम किडनी की बात करेंगे, तो ये जो गॉनिल साइक्लेस है, इट असिस्ट इन द सिक्रीशन ऑफ सोडियम एंड रिडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर हम किडनी की बात करेंगे, तो ये जो नेट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करता है, सोडियम सिक्रीशन को असिस्ट करता है, मीन सोडियम सिक्रीशन कराता है, जिसकी वजह से, और साथ साथ में जो एल्डोस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसके प्रोडक्शन में क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है इस नेट्रियूरेटिक फैक्टर की वजह से। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो नेट्रियूरेटिक फैक्टर इस रिसेप्टर गॉनिल साइक्लेस के थ्रू करता है, जिससे जो मेन जीटीपी है उसका कन्वर्शन किस में होता है, साइक्लिक जीएमपी में। तो ये साइक्लिक जीएमपी एज ए सेकेंडरी मैसेंजर काम करके बहुत सारे टारगेट प्रोटीन्स पे जाके एक्ट करते हैं। तो ये हो गया नेट्रियूरेटिक फैक्टर फर्स्ट। तो अगर हम उसके बाद देखेंगे नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड रिसेप्टर बी, ठीक है, या जिसको हम ग्वानिल साइक्लेस रिसेप्टर बी बोलते हैं, GCRB। तो ये मेनली प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, एंडोथीलियम, वेस्कुलर स्मूथ मसल एंड किडनी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड and adrenal gland, then ovary, endothelium, vascular smooth muscles, तो एटसेट्रा। तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट एंड लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, NPRB signaling also relaxes the smooth muscle of oviduct, क्लॉन एंड ट्राइकिया। ठीक है, तो मेनली ये जो मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ओवरी है, एंडोथीलियम है, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स है और किडनी है। तो मेनली ये जो NPR है, इट बाइंड्स विद द CNP, दैट इज द, मैंने आपको पहले बताया, दैट इज C टाइप नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। CNP के साथ ये बाइंड होता है, CNP with highest affinity amongst the natriuretic peptide apart from the relaxation of the heart and lowering of the blood pressure। तो पहला फंक्शन क्या करता है, ये हमने पहले डिस्कस किया कि हार्ट जो हार्ट बीट है उसका रिलैक्सेशन करता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है। तो साथ साथ में जो NPRB सिग्नलिंग है, इट ऑल्सो रिलैक्स द स्मूथ मसल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं, तो स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन कराता है मेनली इन द ओविडक्ट, ओके, एंड कोलोन एंड ट्रैकिया।
So in the brain CNP and NPR plays a role in gonadotropin secretion. तो अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे तो वहाँ पे मेनली इसका इंपॉर्टेंट रोल है, कहाँ पे, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीज करता है उसमें, तो उसमें इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसी तरह इसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ह्यूमंस में पाए गए हैं। तो नो साइक्लिक GMP response element has been identified and NPRB promoter and NPRB glycosylation may play a role in ligand binding. So कोई साइक्लिक GMP रिस्पॉन्ड एलिमेंट NPRB में देखा नहीं गया है, और NPRB ग्लाइकोसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, लिगेंड बाइंडिंग में। तो अनदर और एक प्रोटीन है दैट इज द NPRC which is also identified which binds all the natriuretic factor, ठीक है। NPRC जो जितने भी नेट्रीयूरेटिक फैक्टर है सबसे बाइंड होता है, नेट्रीयूरेटिक फैक्टर उसके साथ बाइंड होता है, बट दियर दिस रिसेप्टर हैज़ नो गोनिल साइक्लेज एक्टिविटी, बट ये जो रिसेप्टर है उसके पास कोई गोनिल साइक्लेज एक्टिविटी नहीं होती है। ओके, सो इट लैक्स इंट्रासेलुलर डोमेन, क्योंकि इसके पास कोई इंट्रासेलुलर डोमेन में वो गोनिल साइक्लेज एक्टिविटी नहीं रहती है। बट ये जो NPRC है इट इज एक्सप्रेस्ड इन हार्ट, ये भी हार्ट में, देन लंग्स में, देन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। एंड किडनी की बात करेंगे, किडनी ग्लोमेरुलाई, तो वहाँ पे पाया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड में पाया जाता है। बट इसकी ये स्पेशलिटी है कि इसके रिसेप्टर में गोनिल साइक्लेज एक्टिविटी नहीं है, मीन्स ये GTP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट नहीं करता है। तो मेन जो ये फंक्शन है NPRC का, तो ऐसा माना जाता है कि अगर ब्लड में जो नेट्रीयूरेटिक फैक्टर ज़्यादा होगा तो वो उन नेट्रीयूरेटिक फैक्टर के साथ बाइंड होके उनका जो कंसंट्रेशन है वो कम कर देता है, ठीक है। मींस हम ऐसा बोलेंगे दैट इज़ नेट्रीयूरेटिक फैक्टर क्लियरेंस का ये काम करता है, क्योंकि अब इनके पास जो गोनिल साइक्लेज एक्टिविटी वो तो है नहीं, सिर्फ वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। तो मींस एक हम बोलेंगे क्लियरेंस, मेटाबॉलिक क्लियरेंस का ये काम करते हैं, जिससे वो नेट्रीयूरेटिक फैक्टर को रिमूव कर देते हैं। देन उसके बाद जो हमारा तीसरा टाइप है दैट इज द गोनिल साइक्लेज, गोनिल साइक्लेज C। तो जो ये गोनिल साइक्लेज C है ये तीसरा मेंबर है इसी रिसेप्टर गोनिल साइक्लेज का जो आइडेंटिफाई हुआ है। तो मेनली इट वाज आइडेंटिफाइड एज द रिसेप्टर फॉर द बैक्टीरियल हीट स्टेबल एंटेरोटॉक्सिन पेप्टाइड्स, ठीक है। तो मेनली ये किसके रिसेप्टर की तरह आइडेंटिफाई किया गया, सो इट इज आइडेंटिफाइड एज द रिसेप्टर फॉर एंटेरोटॉक्सिन पेप्टाइड्स, ठीक है, बैक्टीरियल हीट स्टेबल। सो मेनली ये जो गोनिल साइक्लेज C है ये रिसेप्टर की तरह देखा गया है किसके, बैक्टीरियल जो हीट स्टेबल टॉक्सिन है दैट इज द एंटेरोटॉक्सिन पेप्टाइड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ एस्चेरिची कोलाई, ठीक है। एस्चेरिची कोलाई के जो पैथोजेनिक स्ट्रेन है वो प्रोड्यूस करता है। सो मेनली जिस गोनिल साइक्लेज C इज प्रीडोमिनेंटली एक्सप्रेस इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये प्रीडोमिनेंटली एक्सप्रेस होता है। जो चौथा है दैट इज द गोनिल साइक्लेज D। सो इट इज अ olfactory gonil cyclase, olfactory gonil cyclase mainly associated with olfactory signaling, ठीक है। जो स्मेल है उसमें ये मेनली पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसा देखा गया है कि जब ऑर्डरेंस कहीं प्रेजेंट है तो उससे क्या हो रहा था, जो साइक्लिक GMP प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा था, जिससे जो साइक्लिक GMP गेट आयन चैनल से ओपन हो रहे थे वो एक्टिवेट हो रहे थे। उसके बेसिस पे पता लगा है कि
जब कोई ओडोरेंट प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो ओडोरेंट के साथ बाइंड होंगे, और जो साइक्लिक जीएमपी है उसका लेवल क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ओके, बट जो जीन इस गोनिल साइक्लेस डी को इनकोड करता है वो सिर्फ कंजर्व्ड है किसमें, रोडेंट्स और कैनाइंस में, रोडेंट्स और केनाइंस में। और ये स्यूडो जीन्स की तरह काम करता है मोस्ट ऑफ द प्राइमेट स्पीशीज इंक्लूडिंग द ह्यूमन। तो जो भी प्राइमेट स्पीशीज जैसे कि कोई गोरिल्ला या जो भी मंकीज होंगे तो उसमें हमारा ह्यूमन भी आता है इस प्राइमेट्स में। तो नंबर ऑफ प्राइमेट्स हैव दिस पर्टिकुलर जीन फॉर गोनिल साइक्लिस डी इन स्यूडो जीन फॉर्म। ठीक है, तो वो एक्सप्रेस तो होते हैं बट उनका कोई फंक्शन नहीं होता है। ओके, तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, तो वो सिर्फ रोडेंट्स और कैनाइंस में ये जो जीन है वो एक्टिवेट है और प्रॉपरली वो फंक्शन करता है। और बहुत ही स्मॉल सबसेट है इस ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स का माइस में, वहाँ पे ये GCD एक्सप्रेस होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स है माइस का उसमें GCD एक्सप्रेस होता है। एंड दिस न्यूरॉन्स टर्मिनेट इन द नेकलेस ग्लोमेरुलाई। ठीक है, और ये टर्मिनेट कहाँ पे होता है, जो नेकलेस ग्लोमेरुलाई है वहाँ पे। तो जो नॉन प्राइमेट है तो डिटेक्ट मोर ऑल्फैक्टरी क्यूज देन प्राइमेट्स। तो जो भी आपने देखा होगा एनिमल्स है जो नॉन प्राइमेट्स हैं, तो वो फ्यूरो हॉर्मोन्स को स्मेल करके जो भी उनका फिजोलॉजिकल फंक्शन है जैसे कि मेटिंग करते हैं या अपनी टेरिटरी को बताते हैं, तो उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस गोनिल साइक्लिस डी का, ताकि दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट कर सके, उनको बता सके कि ये मेरी टेरिटरी है। या जब मेटिंग हो तब अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए फिरोमोन रिलीज करते हैं, जो हर किसी को वो स्मेल नहीं आती, तो सिर्फ जो पर्टिकुलर कैनाइंस है या जो भी एनिमल्स है पर्टिकुलर स्पीशीज के उनको वो स्मेल आता है और वो दे कैन डिटेक्ट दैट स्मेल या दैट ओडोरेंट। ओके, देन उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द गोनिल साइक्लिस E and F। Guanyl cyclase E and F, which are also called retinal guanyl cyclase. So this guanyl cyclase E and guanyl cyclase F are important in retinal phototransduction. And it regulates the opening of and closure of cyclic GMP gated ion channel। ओके, तो मेनली ये रेटिनल फोटो ट्रांसडक्शन में हेल्प करते हैं और मेनली जो रेटिनल सेल्स है वहाँ पाए जाते हैं और रेगुलेट क्या करते हैं, दैट इज द ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स। मींस वो आयन चैनल जिस पे साइक्लिक जीएमपी बाइंड होगा तो वो चैनल या ओपन होंगे या क्लोज होंगे। ठीक है, सो दोज आयन चैनल्स के ओपनिंग और क्लोजन पे ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जब ये चैनल्स जो जो ये चैनल्स है आयन चैनल्स, दीज चैनल्स ओपन इन डार्क एंड क्लोज ऑन परसेप्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो मेनली जो चैनल्स है वो कब ओपन होंगे, मेनली डार्क में ओपन होंगे और क्लोज होंगे कब, जब वहाँ पे लाइट प्रेजेंट होगा। तो अगर इन दोनों में से कोई भी जो गोनिल साइक्लिस अगर लॉस हो गया, फॉर एग्जांपल E या F दोनों में से कोई भी लॉस हो गया, so it result in the compromised visual signal transduction suggesting that both red GCs are necessary for normal photo transduction। तो जिससे क्या हो सकता है, विजन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, प्रॉपरली आप देख नहीं सकते हैं। तो इनमें से दोनों दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक भी अगर गायब हो गया, एक का भी कंसंट्रेशन कम हो गया या एक भी अगर प्रेजेंट नहीं होगा किसी ह्यूमन में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो वहाँ पे जो विजुअल प्रॉब्लम है या सीइंग प्रॉब्लम है, देखने में वहाँ पे परेशानी डेवलप हो सकती है। ओके, देन जो लास्ट है दैट इज द गोनिल साइक्लिस जी। गोनिल साइक्लिस
G. So it's an orphan receptor, and transcripts have been found in mouse testis, kidney, and in the Gorenberg ganglion. So this receptor may play a role in thermosensitization, a process which has been shown to be via cyclic GMP signaling in C. elegans. ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑर्फन रिसेप्टर है. ऑर्फन रिसेप्टर मीन्स इसके लिए कोई पर्टिकुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, बट इसके जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो पाए गए हैं माउस के टेस्टिस में. ठीक है, मीन्स mRNA पाए गए हैं इसके लिए, कहाँ पे, माउस के टेस्टिस में, किडनी में. ठीक है, तो मेनली ये जो रिसेप्टर है, ऐसा माना जाता है कि ये थर्मो सेंसेशन में ये पार्टिसिपेट करता है, थर्मो सेंसेशन में. क्योंकि सी लिगेंस में ऐसा देखा गया कि थर्मो सेंसेशन वो फील करते हैं. जब वो थर्मो सेंसेशन फील करते हैं तो उस टाइम पे जो साइक्लिक जीएमपी है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है. तो ऐसा माना जाता है कि ये जो 7 टाइप के जो है, 7th दैट इज अ साइक्लेज, गोनिल साइक्लेज जी, इट पार्टिसिपेट इन द थर्मो सेंसेशन. सो इट इज अ ऑर्फन रिसेप्टर, इट डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. सो ये सब मेनली एसोसिएट है किसके साथ, गोनिल साइक्लेज जी के साथ. सो स्टिल आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ साइक्लिक जीएमपी, तो इसके फंक्शंस मेनली विजन में है, ऑल्फेक्शन में है, वेसोडाइलेशन में है, एंड फ्लूइड आयन होम्योस्टेसिस में है. ये सब फंक्शंस ये जो गोनिल साइक्लेस है वो कराता है. सो द गोनिल वेरियस गोनिल साइक्लेस हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड कैरेक्टराइज्ड, बट क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स एज टू द लिगेंड एंड एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ सम ऑफ द रिसेप्टर. ठीक है, स्टिल इतने सारे फंक्शंस पता होने के बाद भी कुछ रिसेप्टर्स है, जैसे कि ये गोनिल साइक्लेज जी है, जिसका फंक्शन अभी तक प्रॉपरली पता नहीं हुआ. उसके लिए कौन सा लिगेंड बाइंड होता है वो प्रॉपरली अभी तक पता नहीं हुआ है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द गोनिल साइक्लेज जी एंड हाउ दे फंक्शन एंड द टाइप्स ऑफ गोनिल साइक्लेज जी. अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिसेप्टर है दैट इज द साइटोकाइन रिसेप्टर. साइटोकाइन रिसेप्टर, तो आपको नाम से पता चल रहा है साइटोकाइन रिसेप्टर. सो दिस साइटोकाइन रिसेप्टर बाइंड्स विद मेनली विद द साइटोकाइन दैट इज इंटरल्यूकिन है, इंटरफिरोन है, देन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है. ठीक है, और कीमोकाइंस है. तो इन सारे केमिकल्स के साथ ये साइटोकाइन रिसेप्टर क्या होता है, बाइंड होता है. So cytokine act on their target cells by binding specific membrane receptor. So many cell function are regulated by member of the cytokine receptor family. तो जो ये साइटोकाइन रिसेप्टर है वो मेनली साइटोकाइंस के साथ बाइंड होते हैं और एक्ट इन ए नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वे. ठीक है, तो हमने देखा था पहले रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज था, तो ये जो साइटोकाइन रिसेप्टर इट्स ए नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज. ठीक है, तो मेन ये टायरोसिन रिसेप्टर तो है बट इसमें टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी नहीं है. ठीक है, तो मेनली ये उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो टायरोसिन काइनेज है. जैसे कि इसका जो पार्टनर है, अगर हम ऐसे बात करेंगे तो इट हैज़ ए पार्टनर एंजाइम दैट इज़ द जैक जेनस काइनेज. ठीक है, तो ये क्या है, इट्स ए टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन काइनेज. तो ये जो रिसेप्टर है इसके पास कोई क्वालिटी नहीं है कि, या इसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है टायरोसिन रिसेप्टर की तरह कि वो टायरोसिन को फोस्फाइलेट कर दे. बट ये क्या करता है, ये जो एंजाइम है उसके साथ जो एसोसिएटेड या इसके साथ जो लिंक्ड एंजाइम है दैट इज़ अ जैक जेनस काइनेज. तो ये क्या करता है, ये जब यहाँ पे हमारा लिगेंड बाइंड होगा तो ये डाइमर फॉर्म करते हैं. डाइमर फॉर्म करने से ये जो इसके साथ जो एंजाइम लिंक्ड है उनका फॉस्फोराइलेशन होता है. जब इसका फॉस्फोराइलेशन तो ये एक्टिवेट हो जाता है और ये फिर हमारे जो रिसेप्टर है उसको फॉस्फोराइलेट करता है एंड द रिसेप्टर गेट्स एक्टिवेटेड, द एंजाइम गेट एक्टिवेटेड. तो यहाँ पे डॉकिंग साइट्स बन जाते हैं दूसरे एंजाइम्स के लिए या दूसरे प्रोटीन के लिए जिनके पास SH2 या SH3 डोमेन प्रेजेंट रहता है. तो वो जाके इस
साइट पे आके बाइंड हो जाते हैं और जो सिग्नल है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सो प्रोटीन टायरोसिन काइनेज की तरह ही जो ये साइटोकाइन रिसेप्टर है, इट हैज़ ए एन टर्मिनल एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, एक एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है और एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है एंड एन इंट्रासेलुलर cytosolic domain. This is the C, this is the N-terminal, and this is the transmembrane domain. This is the extracellular domain, and this is the intracellular domain. So, however, the cytosolic domain of the cytokine receptor are devoid of any non-catalytic activity. जो ये cytosolic domain है, इसमें कोई catalytic activity या enzymatic activity क्या है, नहीं रहती है. Instead, the cytokine receptor function with in association with non-receptor protein tyrosine kinase. ठीक है, तो ये जो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस दैट इज जैक, उनके साथ एसोसिएट होके ये क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, विच आर एक्टिवेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ लिगेंड बाइंडिंग. तो ये एक्टिवेट कब होते हैं, जब यहाँ पे लिगेंड बाइंड होगा. ठीक है, तो जो ये रिसेप्टर है वो इस तरीके से होता है, एक एक्स्ट्रासेलुलर बाइंडिंग डोमेन, इंट्रासेलुलर बाइंडिंग डोमेन और एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन. जो ये एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है वहाँ पे आपको बहुत सारे कंजर्व सीक्वेंसेस मिलेंगे. ठीक है, जैसे कि सिस्टीन रिच डोमेन्स, तो इस तरीके से सिस्टीन रिच डोमेन्स देखने को मिलेगा. ठीक है, तो जो एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है वो बहुत ही डिफरेंट है दूसरे जो रिसेप्टर्स है उनके साथ. ठीक, क्योंकि बाहर आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो इसके मेनली इसको डिवाइड किया गया है पांच फैमिली मेंबर्स में. तो एक है दैट इज द इम्यूनोग्लोबिन टाइप, दूसरा है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर टाइप, देन साइटोकाइन रिसेप्टर टाइप 1 और साइटोकाइन रिसेप्टर टाइप 2. उसके बाद है कीमोकाइन रिसेप्टर. ओके, कीमोकाइन आर रिसेप्टर आर टाइप. ठीक है, तो ये 5 टाइप 5 फैमिली मेंबर्स में उनको डिवाइड किया गया है. तो जितने भी साइटोकाइन रिसेप्टर्स है जो स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट रहते हैं, बट वो इन्हीं 5 जो क्लासेस है उनसे वो बिलोंग करते हैं. तो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे एक एक का, तो सबसे पहले हम आईजी का देखेंगे. तो आपको आईजी का इस तरह दिखेगा, दैट हैज़ 3 एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन, या हम इस तरह भी दिखा सकते हैं. सो दिस इज द एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन. तो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन जैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन टाइप रिसेप्टर. ठीक है, देन उसके बाद जो दूसरा है, तो वो इस तरीके से दिखता है, दैट इज हैव 5 डिफरेंट साइट एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन्स. ठीक है, सो दिस इज द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर टाइप. तो आपको ये सेल डेथ में दिखा होगा. देन उसके बाद जो तीसरा है टाइप, साइटोकाइन रिसेप्टर टाइप 1, उसमें सिर्फ 2 एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन्स होंगे. ठीक है, देन उसके बाद टाइप 2 भी ऑलमोस्ट सेम है, विच हैज़ 2 एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन्स. तो इस तरीके से रहते हैं. और जो 5th टाइप है दैट इज
GPCR, there is a chemokine receptor, तो वो GPCR का एक पार्ट है, ठीक है। तो मेनली कीमोसाइन के साथ बाइंड होता है। इट इज़ ए 7 ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन। ओके, तो ये है अलग अलग जो रिसेप्टर्स हैं, साइटोकाइन रिसेप्टर्स। तो जो फर्स्ट 4 फैमिली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, दे आर इंक्लूडेड, दे आर सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हुज एक्स्ट्रासेलुलर मोइटीज हैव कम्प्लेक्स मल्टी डोमेन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं जो एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है वो क्या है, कम्प्लेक्स मल्टी डोमेन स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं इन ऑल आर बीटा प्रोटीन्स। तो जितने भी हैं ये सब क्या है, बीटा प्रोटीन्स है, ठीक है। बट जो फिफ्थ वन है, दैट इज जी प्रोटीन लाइक रिसेप्टर, ठीक है, हैविंग 7 मल्टी डोमेन, ठीक है। तो जो फर्स्ट फैमिली है which is the immunoglobulin type receptor, it comprises protein whose ectodomain contains immunoglobulin type domains। तो ये इसको इसलिए immunoglobulin type receptor कहा गया है क्योंकि जो इसके जो डोमेन्स है एक्स्ट्रासेलुलर दे आर लाइक इम्यूनोग्लोबिन। जो इम्यूनोग्लोबिन जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन GM है, वहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर उसकी तरह दिखता है सिमिलर, इसीलिए इसको इम्यूनोग्लोबिन टाइप रिसेप्टर कहा गया है। जो दूसरा है दैट इज द TNF रिसेप्टर, दैट इज द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर। सो दीज आर आल्सो प्रोटीन दैट लाइक देयर लिगेंड दिस रिसेप्टर असेंबल इन हेटेरोट्राइमेरिक स्ट्रक्चर। तो जब लिगेंड बाइंड होगा इस रिसेप्टर के साथ तो ये ट्राइमर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो 3 सब यूनिट कंबाइन होंगे, तो ट्राइमरिक फॉर्म में वो सिग्नल को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। तो बाकी जो टाइप 2 और टाइप फर्स्ट और टाइप 2 है तो वो डाइमर फॉर्म करेंगे, देन सिग्नल को आगे पहुंचाते हैं। वैसे ही ये भी क्या है, डाइमर फॉर्म करते हैं, और ये जो है जी प्रोटीन के थ्रू सिग्नल आगे पहुंचाता है, ठीक है। तो ये 5 टाइप के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम बात करेंगे इनके उसके बारे में, दैट इज़ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लिगेंड के बारे में, तो जो पहला है इम्यूनोग्लोबिन इस टाइप 1 रिसेप्टर, इट बाइंड्स विद द इम्यूनोग्लोबिन 1 मोनोसाइट साइटोस्टैटिक फैक्टर, ठीक है। एंड अगर हम ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की बात करेंगे तो इसके साथ बाइंड होगा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा, CD40, देन नेक्रोसिस ग्रोथ फैक्टर, देन FAS, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स है, जो कुछ लिगेंड्स है जो इसके साथ बाइंड होगा। अगर हम बात करेंगे किसकी, दैट इज़ द टाइप A1 की बात करेंगे, साइटोकाइन रिसेप्टर, साइटोकाइन CR रिसेप्टर टाइप 1 की बात करेंगे तो इसके साथ बाइंड होता है इंटरल्यूकिन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं 9, 12, 13 एंड 15, देन ग्रेनुलोसाइट, मैक्रोफेज, साइटोस्टैटिक फैक्टर, ठीक है, देन GCSF। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं दैट पार्टिसिपेट इन होम्योपोटेसिस, ठीक है। तो अगर हम टाइप 2 की बात करेंगे, साइटोकाइन रिसेप्टर टाइप 2, तो वो बाइंड होता है किसके साथ, दैट इज इंटरफिरॉन अल्फा, इंटरफिरॉन बीटा, इंटरफिरॉन गामा और इंटरल्यूकिन 10। और अगर हम कीमोकाइन की बात करेंगे, कीमोकाइन रिसेप्टर की बात करेंगे, जो हमारा 5th फैमिली मेम्बर था, तो वो बाइंड होता है इंटरल्यूकिन 8 के साथ एंड रेंटिस MIP2। तो ये कुछ लिगेंड्स है जो इस कीमोकाइन रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये रिसेप्टर का स्ट्रक्चर हुआ, और ये कि किस रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स हैं जो रिसेप्टर्स है यहाँ पे साइटोकाइन रिसेप्टर्स, तो वो
किस तरीके से ये जो सिग्नलिंग प्रोसेस है वो कराते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको। जो फर्स्ट स्टेप है इसके सिग्नलिंग में, दैट इज द फॉर एग्जांपल ये हमारा रिसेप्टर है, ट्रांस मेम्ब्रेन, तो ये इस तरह प्रेजेंट होता है। तो जैसे यहाँ पे लिगेंड बाइंड होगा तो इस रिसेप्टर का क्या होता है, डायमराइजेशन हो जाता है। डायमर फॉर्म किया उन्होंने, डायमराइजेशन हो गया। डायमराइजेशन से क्या होता है, जो ये इनके साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन है दैट इज़ मेनली JAK, तो जितने भी साइटोकाइन रिसेप्टर्स हैं वो इस JAK के थ्रू क्या करते हैं, सिग्नलिंग प्रोसेस दिखाते हैं। सो JA इज नोन एज जेनस काइनेस, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ 4 रिलेटेड नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेस, जो 4 टाइप्स के जो नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेस होते हैं, ठीक है। तो उनके फैमिली में भी 4 टाइप्स के हैं। तो जैसे ये हमारा सिग्नल यहाँ बाइंड होगा, तो सिग्नल बाइंड होने से क्या होता है, जो रिसेप्टर है उसका डायमराइजेशन होता है। रिसेप्टर का जब डायमराइजेशन हुआ तो डायमराइजेशन से क्या होता है, ये जो काइनेस यहाँ प्रेजेंट है वो एक दूसरे को फोस्फाइलेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे उन्होंने फोस्फाइलेट किया तो पहले ये साइटोसोल में प्रेजेंट रहते हैं। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा या रिसेप्टर लिगेंड के साथ बाइंड होगा तब ये जैक काइनेस यहाँ पे आके एसोसिएट हो जाते हैं एंड देन वो एक दूसरे का क्या करते हैं, फोस्फोराइलेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन ऑफ द एसोसिएटेड नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेसिस, ठीक है। देन जैसे इनका फॉस्फोराइलेशन हुआ सो दिस काइनेस गेट्स एक्टिवेटेड एंड दिस काइनेस इज फर्दर फॉस्फोराइलेट द टायरोसिन ऑफ द रिसेप्टर, ठीक है। तो जो रिसेप्टर होगा उसके टायरोसिन को क्या करते हैं, वो फॉस्फोराइलेट कर देते हैं एक्टिवेटेड फॉर्म में, ठीक है। रिसेप्टर खुद कुछ नहीं करता है, सिर्फ वो इनके एसोसिएशन में हेल्प करता है। जैसे एसोसिएट होंगे तो ये एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट करते हैं पहले, उसके बाद जैसे फॉस्फोराइलेट होगा इनका ये खुद एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये हमारे रिसेप्टर पे जो टायरोसिन रेजिड्यूज है उनको फॉस्फोराइलेट करते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के टायरोसिन रेजिड्यूज को भी फॉस्फोराइलेट करते हैं और साथ में जो रिसेप्टर है उसके टायरोसिन को भी क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेट करते हैं। तो ये फॉस्फोराइलेशन से क्या होगा, वहाँ पे डॉकिंग साइट्स फॉर्म होते हैं। डॉकिंग साइट्स फॉर्म होते हैं किसके लिए, उन प्रोटीन्स के लिए जिसमें SH2 या SH3 डोमेन प्रेजेंट है, जो मैंने आपको कल बताया था SH2 और SH2 डोमेन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये SH2 SH3 डोमेन मेनली जाके इस पे बाइंड होगा। तो मेनली जो SH2 SH3 डोमेन जिनके पास रहता है दैट इज द स्टैट प्रोटीन रहता है। तो मोस्ट ऑफ द साइटोकाइन मेनली ट्रांसड्यूस सिग्नल या सिग्नल ट्रांसडक्शन करते हैं किसके थ्रू, इस स्टेट के साथ, दैट इज द सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस, ठीक है। तो उन प्रोटीन्स को वो क्या करते हैं, उन वो प्रोटीन के लिए यहाँ पे डॉकिंग साइट मिल जाता है, तो वो प्रोटीन स्टैट प्रोटीन यहाँ पे आके बाइंड हो जाते हैं। तो स्टैट प्रोटीन जब यहाँ पे बाइंड होगा तो फर्दर ये जो जैक है वो इसको फिर से फॉस्फाइलेट कर देगा अलोंग विद द रिसेप्टर, ठीक है। तो इनके फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, ये बाद में डाइमर फॉर्म करते हैं, ये जो स्टेट फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में, ठीक है। डाइमर फॉर्म करने के बाद वो जाके आपके न्यूक्लियस में एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है और जो भी सेल में चेंजेस है वो लाता है। तो इस तरीके से जो साइटोकाइन रिसेप्टर है वो मोस्टली इस जैक स्टेट जो सिग्नल ट्रांसड्यूसर है उसके थ्रू जो सिग्नल है वो आगे पहुंचाता है। बट कुछ ऐसे साइटोकाइन रिसेप्टर्स हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल्स के थ्रू भी जो सिग्नल है वो आगे पहुंचा सकते हैं, जैसे कि
PI3 या AKT। सो ये भी क्या है, SH2 डोमेन एसोसिएटेड प्रोटीन एडाप्टर प्रोटीन है। या MAPK के थ्रू भी कर सकते हैं, MAPK के थ्रू भी कर सकते हैं, या NF कापा बी के थ्रू भी कर सकते हैं, और जी प्रोटीन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जी प्रोटीन के लिए अलग मैंने आपको बताया, दैट इज अ कीमोकाइन रिसेप्टर ऑफ साइटोकाइन रिसेप्टर। तो मेनली ये जैक स्टेट के थ्रू ही करते हैं, बाकी ये जो दूसरे पाथवे हैं उनके थ्रू भी ये सिग्नल ट्रांसडक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोकाइन रिसेप्टर्स एंड द टाइप्स ऑफ साइटोकाइन रिसेप्टर्स। तो अब हम पढ़ेंगे रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज। ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज। अब काइनेज का अपोजिट है फॉस्फेटेज। काइनेज का हमने देखा कि वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है, तो रिसेप्टर का क्या है, फॉस्फेटेज का क्या है, इट रिमूव्स फॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या करता है, फॉस्फेट को रिमूव करता है। काइनेज का हमने देखा, काइनेज ऐड फॉस्फेट, बट दिस फॉस्फेट टायरोसिन फॉस्फेटेज इट रिमूव्स फॉस्फेट। ओके, तो ये फॉस्फेट को क्या करता है, रिमूव करता है। ओके, सो अभी हमने देखा कि जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज थे वो मेनली टायरोसिन को क्या करता है, फॉस्फेट ऐड करता है। बट यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज। तो ये जो फॉस्फेटेज है वो मेनली क्या करता है, टायरोसिन को रिमूव करता है। ठीक है, टायरोसिन से फॉस्फेट को रिमूव करता है। मेनली अमीनो एसिड दैट इज अ टायरोसिन वहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। उन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, उन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं प्रोटीन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेजेस। सो अगर हम बात करेंगे रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेज की, so this protein tyrosine phosphatase remove phosphate group from phosphotyrosine residue, thus acting to counterbalance the effect of protein tyrosine kinase। तो ये क्या करता है, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज के एक्टिविटी को काउंटर एक्ट करने के लिए ये टायरोसिन फॉस्फेटेज काम करता है। मीन्स ये दोनों क्या एंटागोनिस्ट है। प्रोटीन टायरोसिन काइनेज फॉस्फेट ऐड करेगा प्रोटीन आरटी के, तो ये जो आरटीपी है प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज, ये उस फॉस्फेट को वहाँ से रिमूव करता है। तो ये काउंटर एक्ट की तरह काम करता है। इट ऐड फॉस्फेट, इट रिमूव फॉस्फेट। सो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जो प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज है प्ले अ नेगेटिव रेगुलेटरी रोल्स इन सेल सिग्नलिंग पाथवे बाय टर्मिनेटिंग द सिग्नल इनिशिएटेड बाय प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फाइलेशन। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ये जो रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेज है वो एक नेगेटिव रोल प्ले करता है। नेगेटिव रोल मीन्स इसके अगेंस्ट काम करता है, किसके, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के अगेंस्ट काम करता है। और मेनली जो प्रोटीन टायरोसिन है जो फॉस्फेट ऐड हुआ था उनको रिमूव करता है। ठीक है, मीन्स इसका अपोजिट काम करना, दैट इज अ नेगेटिव रोल प्ले करता है। तो अगर ये सेल प्रोलिफरेशन करता है तो ये सेल प्रोलिफरेशन रोकता है, अगर ये सेल डिफ्रेंसिएशन करता है तो ये सेल डिफ्रेंसिएशन ये रोकता है। ठीक है, बट कुछ केसेस में ये जो प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज है वो सेल सरफेस जो रिसेप्टर है वो एज ए पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है। ठीक है, नॉर्मली मोस्ट केस में नेगेटिव रोल प्ले करता है। ठीक है, नेगेटिव रोल प्ले करता है बाय काउंटर एक्टिंग द आरटीके, बट किसी किसी केसेस में सम केसेस इट एक्ट एज ए पॉजिटिव रोल, इट शोज पॉजिटिव रोल। तो 21 ऐसे रिसेप्टर्स हैं विच आर इनकोडेड बाय द ह्यूमन जीनोम। 21 receptor tyrosine which are encoded by the human genome। so तो जो ये प्रोटीन टायरोसिन एंजाइम है, तो 21 रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेज आर प्रेजेंट इन
ह्यूमन, और वी कॉल दैट ह्यूमन जीनोम इनकोड 24 रिसेप्टर टायरोसिन फोस्फेटेसेस, ठीक है। तो जो एक गुड एग्जांपल है वो प्रोवाइड करता है कौन, दैट इज अ रिसेप्टर, दैट इज अ CD45 which is expressed on the cell surface of T cell and B सेल, जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, दैट इज अ T सेल्स और B सेल्स, उनके सेल सरफेस पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, दैट इज अ CD45। तो जब CD45 का स्टिमुलेशन होता है बाय एनी एंटीजन, ठीक है, तो एंटीजन मेनली इस CD5 को स्टिमुलेट करता है। तो जैसे ये स्टिमुलेट होगा, सो CD45 dephosphorylate a specific phosphotyrosine that inhibits the enzymatic activity of SRC family। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल ये सेल है हमारा, दिस इज द रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन फोस्फेटेज, ठीक है, या रिसेप्टर टायरोसिन फोस्फेटेज, जैसे ही वहाँ पे कोई एंटीजन बाइंड होगा CD45, तो उससे क्या होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप है ये उसको रिमूव करता है, मेनली कहाँ से, SRC जो भी जीन होगा वहाँ से। तो उसका मतलब हमने देखा था पहले इसमें रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस में कि SRC जो ग्रुप है उसका फॉस्फाइलेट हो जाता है, बट यहाँ पे ये क्या कर रहा है, उसके फॉस्फेट को वहाँ से रिमूव कर रहा है। ओके, सो दिस रिमूवल ऑफ फॉस्फेट कॉजेज द इनएक्टिवेशन ऑफ SRC। जब SRC इनएक्टिवेट हो जाएगा तो वहाँ पे जो RTK ने जो भी एक्टिविटी की थी, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, सो CD45 डीफॉस्फाइलेट स्पेसिफिक phosphotyrosin that inhibits the enzymatic activity of the SRC family member. So thus the CD45 protein tyrosine phosphatase act to stimulate non-receptor protein tyrosine काइनेसिस, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये CD45 है क्या करता है, मेनली जो नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेस है उनको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉस्फेट यहाँ पे रिमूव हो गया तो दिस विल गेट्स इनएक्टिवेटेड, तो वो उसके अगेंस्ट काम करने लगता है, किसके अगेंस्ट, जो प्रोटीन टायरोसिन काइनेस ने एक्टिवेट किया था वो उसका एंटागोनाइज यहाँ पे काम करता है। अब जो नेक्स्ट रिसेप्टर है दैट इज द रिसेप्टर सीरीन थ्रियोनिन काइनेसिस, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। तो ये जो रिसेप्टर सीरीन थ्रियोनिन काइनेस है वो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है जिसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी टायरोसिन काइनेस से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ये जो रिसेप्टर सीरीन थ्रियोनिन काइनेस है वो क्या करता है, मेनली जो सीरीन या थ्रियोनिन है, थ्रियोनिन जो अमीनो एसिड्स है उनको ये फॉस्फोराइलेट करता है, ठीक है। तो उन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टर थ्रियोनिन काइनेस। तो रिसेप्टर थ्रियोनिन काइनेस की बात करेंगे तो इस क्लास से एक रिसेप्टर बिलोंग करता है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ठीक है। तो TGF बीटा लिगेंड है, ठीक है। तो इस ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिलेटेड जितने भी लिगेंड है वो इस रिसेप्टर थ्रियोनिन काइनेस रिसेप्टर के थ्रू अपना सिग्नलिंग है वो ट्रांसड्यूस करता है या आगे पहुंचाता है। दिस रिसेप्टर सीरीन थ्रियोनिन काइनेस इज अ टाइप ऑफ रिसेप्टर या प्रोटीन काइनेस दैट फॉस्फोराइलेट द सीरीन एंड थ्रियोनिन रेदर देन टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन की जगह पे ये सीरीन और थ्रियोनिन को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है ऑन देयर सबस्ट्रेट प्रोटीन। जो भी इनका सबस्ट्रेट प्रोटीन होगा या जो भी ट्रांसड्यूसर होगा उन प्रोटीन्स पे ये मेनली सीरीन और थ्रियोनिन जो अमीनो एसिड है उसको फॉस्फोराइलेट करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, सो TGF बीटा is the prototype of a family of polypeptide growth factors that control proliferation and differentiation of variety of cell types। तो ये जो TGF बीटा है वो इट्स ए प्रोटोटाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स की तरह ही है जो बहुत
सारे फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि प्रोलिफरेशन है उसको कंट्रोल करने में, या डिफ्रेंशिएशन है उसको कंट्रोल करने में, और वेराइटी ऑफ सेल टाइप्स। तो यहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो फर्स्ट क्लोन है, या जो क्लोनिंग ऑफ फर्स्ट रिसेप्टर ऑफ फॉर ए मेंबर ऑफ TGF बीटा फैमिली was revealed in 1991, that is it is the prototype of a unique receptor family with a cytosolic protein serine threonine kinase domain। ठीक है, तो जो ये रिसेप्टर है उसका जो फर्स्ट क्लोन है वो फॉर्म हुआ था कब, या रिवील्ड हुआ था 1991 में। तब जब इसके ऊपर स्टडी हुई तो पता चला कि ये जो रिसेप्टर है, इट हैज़ ए डोमेन, इट इज़ ए साइटोसोलिक डोमेन विच हैज़ सीरीन थ्यूनिन काइनेज एक्टिविटी। ठीक है, तो इसके पास सीरीन थ्यूनिन काइनेज एक्टिविटी है। तो मेनली वो उन प्रोटीन्स या उन अमीनो एसिड्स को फॉस्फोराइलेट करता है जिसपे सीरीन और थ्यूनिन प्रेजेंट हो। Since then, receptors of for additional TGF beta family members have similarly been found to be protein serine threonine kinase। उसके बाद बहुत सारे रिसेप्टर्स और आइडेंटिफाई हुए और डिस्कवर हुए जो TGF ग्रोथ फैक्टर बीटा के लिए फॉर्म हुए थे, ठीक है, या उसके साथ बाइंड होते थे। तो उनका भी फंक्शन सेम था थ्रू दिस सीरीन थ्यूनिन काइनेज एक्टिविटी। So the binding of these receptors result in the association of two distinct types of polypeptide chains which are encoded by different members of TGF beta receptor family to form heterodimers in which one of the receptor kinase phosphorylate the other। तो इसमें किस तरीके से होता है, तो इसमें भी क्या रहता है, एक सिंगल डोम पॉलीपेप्टाइड रहता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड। बट ये जो पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो मेनली ये डाइमर फॉर्म करते हैं जब अपने लिगेंड के साथ बाइंड होंगे। फॉर एग्जांपल TGF बीटा के साथ ये बाइंड होंगे, TGF बीटा के साथ बाइंड होंगे तो ये डाइमर फॉर्म करते हैं। बट ये जो डाइमर है, दीज आर हिटेरो डाइमर। जो हमने देखा था कि इसमें रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में देखा था, तो उसमें जो ये रिसेप्टर्स थे वो सेम थे, तो वो वहाँ पे क्या फॉर्म करते थे, होमोडाइमर। ठीक है, होमोडाइमर जब बाइंड होता है यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, तो वो डाइमर फॉर्म करते हैं। बस ये दोनों क्या है, पॉलीपेप्टाइड सेम है, बट यहाँ पे क्या है, जो पॉलीपेप्टाइड है दे आर डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ये अलग पॉलीपेप्टाइड है, ये अलग पॉलीपेप्टाइड है, मीन्स इनको इनकोड अलग अलग जीन्स करते हैं, तो फिर वो इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे TGF बीटा बाइंड होगा तो ये जो polypeptide है which are different and which are encoded by different receptor family, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ पे heterodymer फॉर्म होगा इन स्पाइट ऑफ होमोडाइमर। तो जब यहाँ पे होमोडाइमर फॉर्म होंगे तो उसमें से जो एक फैमिली है इट फॉस्फाइलेट द अदर। ठीक है, जो एक फैमिली है तो वो दूसरे को क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा। ठीक है, सिर्फ एक जो रिसेप्टर है वो दूसरे रिसेप्टर को क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेट। तो अगर हम TGF फैक्टर बीटा की बात करेंगे तो हमारे ह्यूमन में देयर आर 42 डिफरेंट मेंबर्स ऑफ TGF बीटा। ठीक है, कितना है, तो TGF 42 मेंबर्स ऑफ TGF बीटा फैमिली, जिसका ह्यूमंस में क्या है, डिफरेंट रिस्पॉन्स है इन दियर टारगेट सेल्स। ठीक है, तो वो डिफरेंट सेल्स पे जाएंगे या जहाँ रिसेप्टर पे वो बाइंड होंगे तो वहाँ पे वो डिफरेंट जो रिस्पॉन्स है वो डेवलप करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सारे TGF बीटा एक ही रिस्पॉन्स डेवलप करें। तो जितने भी TGF बीटा है वो डिफरेंट अपने टारगेट सेल्स में डिफरेंट रिस्पॉन्स डेवलप करता है, बट उनका जो पाथवे है वो कॉमन है, दैट इज़ थ्रू दिस हेटेरोडाइमर फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे, TGF बीटा की बात करेंगे, तो मेनली टाइप 1 और टाइप 2 रिसेप्टर रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इसके जो रिसेप्टर्स है वो क्या रहते हैं, वो डिफरेंट रहते हैं और वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म हेटेरोडाइमर। तो टाइप 1 और टाइप 2 रिसेप्टर्स रहते हैं वहाँ पे, और जो टाइप 2 है, मैं यहाँ पे टाइप 2 बनाता हूँ क्योंकि टाइप 1 को फॉस्फोराइलेट करता है। तो जब यहाँ पे TGF बीटा बाइंड होगा तो जो ये टाइप 2 रिसेप्टर है वो टाइप 1 रिसेप्टर को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है। अगर हम टाइप 1 जो रिसेप्टर्स की बात करेंगे तो ह्यूमंस में 7 डिफरेंट टाइप 1 और
type 1 or 5 different type 2 receptors are found which lead to activation of different member of SMAD family। तो जब ये इसको फॉस्फाइलेट करेगा तो ये जो फॉस्फाइलेट फेज में क्या करता है, जो स्मैट प्रोटीन है उसको फॉस्फाइलेट कर देता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, स्मैट एक फैमिली है, ये इसको फॉस्फाइलेट कर देता है। ओके, so the receptor for members of TGF beta family of growth factors are protein, serine, threonine kinases which directly phosphorylate transcription factors of the SMAD family। ठीक है, तो ये पहले टाइप 1 को फॉस्फाइलेट करेगा, टाइप 2 जब इनका हाइड्रोडाइमराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, देन ये टाइप 1 क्या करता है, इस SMAD प्रोटीन को जो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फैमिली से बिलोंग करता है इसको फॉस्फाइलेट कर देता है। तो SMAD भी डिफरेंट टाइप्स के अगर हम बात करेंगे तो देयर आर 8 मेंबर्स ऑफ SMAD। ठीक है, कितने मेंबर्स है, 8 मेंबर्स ऑफ SMAD फैमिली आर मेंबर्स आर फाउंड इन ह्यूमन। ठीक है, तो स्मैट फैमिली को ये तो फॉस्फाइलेट करता है कौन, ये जो TGF बीटा टाइप 1 रिसेप्टर है। तो साथ साथ में स्मैट फैमिली को दूसरा जो ERK जो सिग्नलिंग प्रोसेस है वहाँ से भी ये फॉस्फाइलेट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो स्मैट है फिर जाके अपने टारगेट, उसका जो भी टारगेट होगा दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन होगा या DNA होगा या RNA होगा, वहाँ पे जाके अपना एक्शन शो करता है और इस तरीके से वो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को आगे प्रोसीड करता है। तो आप इतना याद रखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सीरीन है या थ्रीनिन है, उन प्रोटीन का क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। तो टाइप 1 में या सीरीन या थ्रीनिन प्रोटीन का क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, वैसे ही जो स्मैट है वहाँ पे भी या सीरीन या थ्रीनिन जो प्रोटीन है अमाइनो एसिड है उसका फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, तो मेनली ये जो रिसेप्टर है वो किसको करता है फॉस्फोराइलेट, दैट इज़ द सीरीन और थ्रीनिन। ओके, तो ये डिफरेंस है किसमें, रिसेप्टर सीरीन थ्रीनिन काइनेस में। तो जो TGF बीटा फैमिली से जो भी सिग्नल बिलोंग करता है, जो भी मॉलिक्यूल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बिलोंग करता है, वो इस रिसेप्टर सीरीन थ्रीनिन काइनेस के थ्रू अपना एक्शन शो करता है। ओके।